हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। देश की सुरक्षा में बॉर्डर्स को हमने सिक्योर कर लिया है। काफ़ी मजबूत डिफेंस सिस्टम बन चुका है आज हमारा। ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी एडवांसमेंट देखने को आपको मिलता है विद द इंक्लूजन ऑफ रैपिड रेल्स, मेट्रो एट्सेट्रा। रोड्स हमने काफ़ी अच्छे बना ली हैं। लेकिन जब बात आपदाओं की आती है, कैलामिटीज़ की आती है, तब हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड नज़र आते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम आज भी बहुत आउटडेटेड हैं। We cannot even ensure the safety of our laborers in accidental prone activities। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि हमको एडिटोरियल इजीली समझ में आ जाए। देन एडिटोरियल एनालिसिस होगा और उसके बाद हम देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ऑन ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। और लास्ट में हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो इसी क्लास में हमको याद हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है बरो। बरो एक वर्ब होता है और एक नाउन भी होता है। इसका मीनिंग होता है बिल खोदना, ठीक है, या फिर बिल को नाउन के रूप में इसको हम बिल बोल देते हैं। बरो बेसिकली क्या है कि जो रैबिट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो वो रहते हैं ना, जो एक सुरंग बनाकर बिल को खोद कर रहते हैं, उसको बरो बोलते हैं। लेकिन वर्ब में इसका यूज हो जाता है कि बिल खोदने को बोलते हैं बरो। टू डिग अ होल और टनल इन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में एक होल करना या टनल बनाने को बोलते हैं बरो। अ होल और टनल डग बाय एन एनिमल, बेसिकली तो एनिमल, लेकिन इसको ह्यूमन के रूप में भी यूज हम कर लेते हैं। सेंटेंस यूज देखते हैं। रैबिट्स बरो इनटू द ग्राउंड टू क्रिएट देयर होम्स। रैबिट क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको। रैबिट क्या करते हैं, बरो करते हैं, खोदते हैं। इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में खोदते हैं। बिल क्या करने के लिए, टू क्रिएट देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए। सिनोनियम इसका हो जाएगा डिग करना, खोदना, टनल बनाना, या फिर एक्सकैवेट, खुदाई करना। ऑलराइट, एक तरफ हम खोद रहे हैं, बिल बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कर रहे हैं कवर, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनिम हो जाएगा कवर करना या फिर फिल करना, मतलब भरना। अगला वर्ड है रिवाइव, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिस्टोर करना किसी चीज को। मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में। टू रिस्टोर टू लाइफ, दोबारा से उसको रिस्टोर करना, कॉन्शियसनेस में या फिर स्ट्रेंथ में दोबारा से उसको रिवाइव करना। इसका मतलब हील करना भी हो जाता है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द पैरामेडिक्स मैनेज्ड टू रिवाइव द अनकॉन्शियस मैन। पैरामेडिक्स, जो कि ये स्टाफ होता है मेडिकल का, जो नर्सेज वगैरह होती हैं, उन्होंने क्या करा है, मैनेज करा है रिवाइव करने का, दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने का, अनकॉन्शियस मैन। कोई एक व्यक्ति होगा, पेशेंट होगा, जो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, उसको उन्होंने रिवाइव करा है, दोबारा से उसको कॉन्शियसनेस में लाए हैं, होश में लाए हैं। सिनोनियम इसका हो जाता है रेससिटेट, ठीक है, रेजोविनेट या फिर रिस्टोर। तीन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाते हैं। रिजुविनेट मतलब दोबारा से उसको पुनर्जीवित करना, रिस्टोर करना, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो आप पुनर्जीवित कर रहे हैं, दोबारा से उसको रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हैं उसको किल, तो उसका उल्टा, उसका एंटोनियम हो जाएगा किल करना, मारना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद, तबाह कर देना। अगला वर्ड है हैजार्ड। ये एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है खतरा। हैजार्ड मतलब खतरा। आ डेंजर और रिस्क, एक खतरा, डेंजर या फिर एक रिस्क। टू एक्सपोज टू डेंजर, और वर्ब में इसका यूज होता है कि एक्सपोज करना डेंजर की तरफ। सेंटेंस में यूज देखते हैं। स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड। स्मोकिंग क्या है, एक बहुत ही सीरियस हेल्थ हैजार्ड, मतलब खतरा है, हेल्थ के लिए काफी बड़ा खतरा है, हैजार्ड है। सिनोनियम देखते हैं। रिस्क, डेंजर या फिर पेरिल। पेरिल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सिनोनियम है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, तो इसके तीन इसके सिनोनियम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ वो सेफ्टी है, मतलब सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगला वर्ड है एंटीक्वेटेड। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन। काफ़ी पुराना हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, पहले फैशन में था, आज नहीं है, तो ओल्ड फैशन हो गया ये। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द फैक्ट्री यूज्ड एंटीक्वेटेड मशीनरी दैट नीडेड रिप्लेसमेंट। फैक्ट्री क्या यूज कर रही है, एंटीक्वेटेड मशीनरी, काफ़ी आउटडेटेड, काफ़ी पुरानी मशीनरी को यूज कर रही है। दैट नीडेड रिप्लेसमेंट, जिसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, जिसको दूसरी एक नई मॉडर्न मशीनरी जिसकी जगह लगाने की ज़रूरत है। इसके सिनोनिम देखते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, आउटडेटेड।
आर्काइक या फिर आउटडेटेड, तीन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। आगे इसके, अच्छा एक तरफ तो कोई चीज़ बहुत पुरानी है लेकिन उसका उल्टा एक मॉडर्न है भाई, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, अभी रिसेंट, अभी लेटेस्ट है वो कोई चीज़, तो लेटेस्ट भी इसका एक एंटोनियम हो जाएगा। मॉडर्न, लेटेस्ट या फिर कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी मैंने वन वर्ड में आपको कराया है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। मैंने इंपॉर्टेंट 201 वर्ड्स की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से उसको क्लास को डिज़ाइन करा गया है, उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो चीज़ अभी चल रही है, ठीक है, साथ में चल रही है अभी, तो वह लेटेस्ट है, मॉडर्न है। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्कूप। एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है। स्कूप वैसे तो चम्मच को बोल दिया जाता है नाउन के रूप में, लेकिन इसका वर्ब में जो यूज़ होता है उसका मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। टू पिक अप और मूव समथिंग विद अ स्कूप, ठीक है, टू अ टूल लाइक ए स्पून। शी यूज्ड अ लेडल टू स्कूप द सूप इनटू द बाउल्स। बाउल से वो सूप निकालने के लिए स्कूप करती है, मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। शॉवल, शॉवल करना, डिग करना या लिफ्ट करना। लिफ्ट करना मतलब उठा लेना, मतलब निकालना कहीं से। डिग करना खुदाई, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ आप निकाल रहे हो, उसको उठा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो उसको ड्रॉप, तो ड्रॉप या फिर उसको रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो। एक तरफ निकाल रहे हो, दूसरी तरफ उसको छोड़ रहे हो, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, ड्रॉप और रिलीज। आगे प्लम्ब। प्लम्ब एक वर्ब होती है और एक एडजेक्टिव भी होती है, ठीक है। प्लम्ब का मतलब होता है या तो गहराई को मापना पूरी तरह, ठीक है। टू मेजर द डेप्थ कंप्लीटली और एब्सोल्युटली, गहराई को मापने को बोलते हैं प्लम्ब करना। द इंजीनियर प्लम्ब्ड द डेप्थ ऑफ द वेल्स। वेल, वेल होता है कुआं, तो कुएं की इंजीनियर ने क्या करा है, कुएं की डेप्थ को, उसकी गहराई को प्लम्ब किया है, नापा है, ठीक है। मेजर करना या फिर प्रोब करना या फिर वर्टिकल, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनियम्स में इसका यूज देखते हैं। शैलो, अच्छा किसी चीज़ को आप नाप रहे हो लेकिन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली नाप रहे हो तो उसका मतलब गहराई से नाप रहे हो, और हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो फिर इस तरीके से, वर्टिकल हो जाता है ये इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल हो जाता है इधर लेफ्ट टू राइट, तो इसको बोलते हैं। ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अनलीश। अनलीश एक वर्ब होता है, देखो अनलीश, लीश एक वर्ड है, LEASH। लीश का मतलब वैसे तो पट्टा होता है, डॉग से समझो उसको, जैसे लीश है, हमने डॉग को लीश कर दिया मतलब उसको बांध दिया, अनलीश कर दिया मतलब उसको फ्री कर दिया, मूव कर दिया, ठीक है, मुक्त कर दिया, तो इसका मतलब हो जाता है मुक्त करना। टू रिलीज और सेट फ्री, किसी को रिलीज कर देना या किसी को फ्री कर देना। द स्टॉर्म अनलीज्ड इट्स फ्यूरी ऑन द कोस्टल डाउन्स। इसका सिनोनिम देखते हैं। रिलीज करना, फ्री करना, लेट लूज, लूज मतलब ढीला कर देना किसी को, उसको बोलते हैं अनलीश करना। अच्छा, एक तरफ आप किसी को अनलीश कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप रेस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो किसी को, कंटेन कर रहे हो, ठीक है, रख रहे हो उसको, तो उसको आप छोड़ नहीं रहे हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है टोरेंट। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है तेज धारा, समुद्र की एक तेज धारा को बोलते हैं टोरेंट। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, ठीक है। तो इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में। द हैवी रेन टर्न द स्मॉल स्ट्रीम इनटू अ रेजिंग टोरेंट। हैवी रेन ने क्या करा है, एक स्मॉल स्ट्रीम थी, एक छोटी सी धारा थी, उसको क्या बना दिया है, एक रेजिंग, काफ़ी खतरनाक टोरेंट बना दिया, तेज धारा बना दिया उसको। फ्लड इसका सिनोनिम हो जाता है डेल्यूज या फिर सर्ज। सर्ज उछाल को बोलते हैं, तो वही तेज धारा हुई तो वो उछाल के साथ आती है, तो उसको ये इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्ज भी। ट्रिकल और ड्रिप इसके दो एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इनंडेट। इनंडेट अपने आप में एक वर्ब होता है और जो इसका मतलब होता है डुबाना। टू फ्लड और ओवरवेल, फ्लड हो जाना या फिर ओवरवेल मतलब काफ़ी ज़्यादा भर जाना किसी चीज़ से, डुबाना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द रिवर ओवरफ्लोड एंड इनंडेटेड द नियर बाई फील्ड्स। रिवर ओवरफ्लो हो गई, बारिश हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा, और रिवर क्या हो गई है, ओवरफ्लो हो गई है, और उसने क्या कर दिया है, इनंडेट कर दिया है नियर बाई फील्ड्स, आसपास के जो खेत थे उनको क्या कर दिया, इनंडेट मतलब वहाँ पर डुबा दिया है उनको। फ्लड करना, स्वैम्प होना या इमर्स हो जाना, डूब जाना। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ डूब रही है लेकिन दूसरी तरफ ड्रेन है, सूखा है, ड्राई है, तो ये दो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है एक्सकेवेट। ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खुदाई करना। टू डिग अप और रिमूव अर्थ टू अनकवर समथिंग। देखो हम खुदाई करते हैं अर्थ की, रिमूव अर्थ, अर्थ को हटाते हैं मतलब मिट्टी हटाते हैं, टू अनकवर, अनकवर करने के लिए समथिंग, किसी चीज़ को निकालने के लिए नीचे से, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेट करना। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड द एंशिएंट रूइंस।
आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं धरती को, ताकि वो अंदर जो पहली पुरानी चीज़ें हैं, रूइंस मतलब बर्बाद जो चीज़ें पड़ी हुई हैं नीचे, तो उनको एक्सकेवेट करते हैं, जिससे कि उनको मिल जाए चीज़ें और पता लग जाए कि भाई पुरानी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती थी। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। डिग करना, खुदाई करना। अनअर्थ करना किसी चीज़ को। अर्थ देखो, अर्थ होती है धरती, जमीन, उसको अनअर्थ कर दिया मतलब धरती को हटा दिया, मतलब एक्सकेवेट कर दिया। माइन, माइन करना, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग वाला वर्ड है ये, माइन। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ आप कर रहे हैं खुदाई, मिट्टी को हटा रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं, अर्थ को अनर्थ कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप फिल कर रहे हो, भर रहे हो, बरी कर रहे हो। मतलब बरी कैसे करते हैं, दफनाते हैं ना किसी को, तो कैसे करते हैं, मिट्टी उस पर डालते हैं। तो एक तरफ आप एक्सकेवेट कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप मिट्टी को बरी कर रहे हो, डाल रहे हो। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है अनवायेबल। वायेबल का उल्टा है ये। वायेबल होता है काफ़ी प्रैक्टिकल, जिसको करा जा सकता है, ईजी है। तो लेकिन अनवायेबल क्या हो गया, अव्यवहार्य, नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। कोई काम अगर आसानी से नहीं करा जा सकता है, सफलतापूर्वक किसी काम को अगर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनवायेबल। द प्रोजेक्ट वॉज डीम्ड फाइनेंशियली अनवायेबल। प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा था, कैसा लग रहा था, फाइनेंशियली अनवायेबल, पैसे के रूप में ये क्या दिख रहा था, अनवायेबल, अनप्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल दिख रहा था, ये अव्यवहार्य। अनसस्टेनेबल, इम्प्रैक्टिकल या इनफिजिबल, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं। और उसकी तरफ देखो, एक चीज़ तो अनवायेबल है, अव्यवहार्य, लेकिन दूसरी तरफ वायेबल है, फिजिबल, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो जाते हैं। अबेंडेंट, अगला वर्ड है अबेंडेंट, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी में मीनिंग है परित्यक्त, ये जो भी है आप इसको देखना। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, लेफ्ट बिहाइंड और डिजर्टेड। अबेंडेंट हो गया है मतलब पीछे छूट गया है, डिजर्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया, छोड़ने को बेसिकली बोलते हैं अबेंडन करना। द अबेंडेंड हाउस लुक्ड ईरी इन द मूनलाइट। अबेंडेंड हाउस है, देखो छोड़ा हुआ हाउस है, वो ईरी दिखता है इन द मूनलाइट, मूनलाइट में मतलब खंडर जैसा, ईरी खंडर जैसा दिखाई देता है वह। डेजर्टेड है इसका सिनोनियम, डेजर्टेड मतलब छोड़ा गया। फोरसेकन, फोरसेक मतलब छोड़ दिया गया उसको। निगलेक्टेड, निगलेक्ट करी हुई कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं अबेंडेंड। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक तरफ तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ ऑक्यूपाइड है, उसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, या फिर मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, वह उसकी देखभाल करी जा रही। तो 2 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड और मेंटेन्ड। आगे अनस्क्रूपुलस, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसमें कोई प्रिंसिपल ना हो, जो जिसकी कोई नैतिकता ना हो, उसको बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। द अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन चीटेड हिज क्लाइंट्स। जो अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन है, जो बेईमान बिजनेसमैन है, वो चीट करता है अपने क्लाइंट्स को। डिसऑनेस्ट, अनएथिकल और करप्ट, देखो डिसऑनेस्ट बेईमान है, अनएथिकल जिसके अंदर एथिक्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनएथिकल, करप्ट है, ठीक है, भ्रष्ट है। तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक तरफ कोई चीज़ बेईमान है, लेकिन दूसरी तरफ ऑनेस्ट है, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा ऑनेस्ट या फिर एथिकल और एक मोरल। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है कनाइवेंस। कनाइवेंस जो कि एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है मिली भगत होना, शामिल होना किसी चीज़ में, है ना। तो विलिंगनेस टू सीक्रेटली अलाउ और बी इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, किसी रॉन्ग डूइंग में, किसी गलत कार्य में शामिल होने को बोलते हैं कनाइवेंस होना। द थेफ्ट हैपेंड विद द कनाइवेंस ऑफ द गार्ड्स। थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी कैसे हुई है, द थेफ्ट हैपेंड विद द कनाइवेंस से हुई है, भाई मिली भगत से हुई है, उसकी सहमति से हुई है, किसकी, गार्ड की, गार्ड की सहमति से हुई है। जो भी चोरियाँ, जितनी भी चोरियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कनाइवेंस से होती हैं, मिली भगत से होती हैं। सिनोनिम देखते हैं, कल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी या फिर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोलते हैं। तो ये सब तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कॉल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी और कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है मिली भगत, उसको सहमति दी जा रही है, सहयोग दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपोजिशन है, विरोध है, इनोसेंस, ठीक है। इनोसेंस एक अलग तरीके से इसमें यूज़ करा गया है। जैसे मिली भगत है, देखो उसकी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इनोसेंस, मासूमता है, निर्दोषता है, उसका कोई मिली भगत नहीं है। तो ये 2 इसको एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है फेलिसिटेटेड, जो कि एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सम्मानित करना, है ना। फेलिसिटेट कर रहे हैं, किसी को सम्मानित कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट और ऑनर समवन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना या ऑनर देना। द विनर्स वर फेलिसिटेटेड एट द सेरेमनी। विनर्स को क्या करा गया है, फेलिसिटेट करा गया है सेरेमनी में। जो जीते हुए विजेता लोग थे उनको सम्मानित करा गया है, फेलिसिटेट करा गया है। कॉन्ग्रेचुलेट करा गया
सिनोनिम इसका हो जाता है कॉन्ग्रेचुलेट, ऑनर करना या फिर कमेंट करना। कमेंट होता है तारीफ करना। तो ये 3 हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ आप सम्मानित कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो किसी की, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो या ऑनर दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कर रहे हो उसको क्रिटिसाइज, उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये इसका एंटोनियम्स उल्टा हो जाता है, क्रिटिसाइज करना या फिर इंसल्ट करना। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है विशेषज्ञता। किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टाइज है, तो उसको बोलते हैं विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज। स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल, आपके अंदर बहुत स्पेशलाइज नॉलेज है या स्किल है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। हर एक्सपर्टाइज इन डाटा एनालिसिस इज इम्प्रेसिव। उसकी जो एक्सपर्टाइज है ना, उसकी जो विशेषज्ञता इन डाटा एनालिसिस में जो उसकी विशेषज्ञता है, उसकी एक्सपर्टाइज है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सिनोनिम हो जाता है एक्सपर्टाइज का स्किल। स्किल है भाई किसी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है या फिर किसी चीज़ पर आपकी मास्टरी है, आपकी एक्सपर्टाइज है। ऑलराइट, इसका एंटोनियम्स हो जाता है इनकॉम्पिटेंस। आप कॉम्पिटेंस ही नहीं हो। देखो, एक तरफ तो विशेषज्ञता है, लेकिन दूसरी तरफ आप इनकॉम्पिटेंस हो, आप उसके लिए परफेक्ट नहीं हो। इग्नोरेंस, आपकी इग्नोरेंस है उसमें। तो 2 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अमनेसिया, जो कि एक नाउन होता है, स्मृति लोप। इसको इंग्लिश में समझाता हूँ, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। देखो, मेमोरी कभी कभी ना याददाश्त चली जाती है, या तो कंप्लीटली चली जाएगी या फिर पार्शियली चली जाएगी। तो उस बीमारी को, उस रोग को बोलते हैं, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं अमनेसिया। आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, ही सफर्ड फ्रॉम टेम्परेरी अमनेसिया। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ है, ही सफर्ड, उसको क्या हो गया है, टेम्परेरी अमनेसिया। अभी अस्थायी उसको अमनेसिया हो गया, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। सिनोनिम हो जाता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेट होता है भूलना, फुलनेस मतलब भूलने की बीमारी या फिर मेमोरी लॉस। और एक तरफ तो देखो आपको एमनेसिया हो गया है, आपकी बीमारी हो गई है कि भाई आप भूल रहे हो, मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मेमोरी है आपके अंदर, रिकलेक्शन, आप चीज़ों को रिकलेक्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। और इसी के साथ आज के हमारे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे आज का एडिटोरियल, और आज का बहुत प्यारा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरो ट्रेजिडी, बरो मतलब खुदाई या फिर सुरंग, सुरंग की एक ट्रेजिडी। ऑन द कोल माइनिंग ट्रेजिडी इन असम्स डीमा हसाओ। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है डीमा हसाओ, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेजिडी हुई है माइनिंग के दौरान, कोल माइनिंग हो रही थी वहाँ पर, उसके दौरान एक ट्रेजिडी हो गई है, कुछ वहाँ पर लेबरर्स मर गए हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स एंड एनफोर्स रेगुलेशंस। इंडिया को क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर। इसके जो माइनिंग डिजास्टर्स होते हैं ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पर माइनिंग डिजास्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या करना चाहिए, हमको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, और कुछ रेगुलेशंस को हमको एनफोर्स करना चाहिए। कुछ कानून वगैरह में हमको बदलाव करना चाहिए और कुछ कानूनों को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। With 4 deaths so far, the coal mining tragedy in Assam's Dima Hasao district has revived a long-standing debate on the hazardous nature of rat hole coal mining in India. 4 डेथ हो गई हैं, तो इन 4 डेथ के अभी तक हो गई हैं, तो इनके चलते द कोल माइनिंग ट्रेजिडी, जो कोल माइनिंग हमारी ट्रेजिडी है ना, इन असम डिस्ट्रिक्ट हसाओ डिस्ट्रिक्ट, तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे क्या हुआ है, इसने रिवाइव कर दिया, रिस्टोर मतलब दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया है एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, एक बहुत लंबी चर्चित डिबेट को इन्होंने दोबारा से सामने ला दिया है ऑन द हजार्डस नेचर ऑफ रैट होल कोल माइनिंग इन इंडिया। रैट होल कोल माइनिंग एक तरीके की टेक्निक है, इससे माइनिंग करते हैं, एक बहुत पतली सी सुरंग बनाते हैं, उसमें बहुत मतलब हार्डली उसमें बहुत पतला सा व्यक्ति या कोई बच्चा उसमें जाकर अंदर से माइनिंग करता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस नेचर की होती है। उसके ऊपर इसने डिबेट शुरू हो गई है फिर से। एज अपोज्ड टू मॉडर्न कोल माइनिंग विच इज़ मैकेनाइज्ड। देखो आजकल जो मॉडर्न कोल माइनिंग है ना, जो वो काफ़ी मैकेनाइज्ड है, मशीनरी के थ्रू होती है, तो उसके उल्टा हुई है। द रैट होल पॉइंट्स टू द क्रूड एंड एंटिक्वेटेड टेक्निक ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल। और रैट होल माइनिंग है जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूड है, पुरानी है, एंटिक्वेटेड पुरानी टेक्निक है, ओल्ड है। और ये क्या है, लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो उस चीज़ में, मशीनरी की जगह आप माइनिंग करवा रहे हो लोगों से, तो ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। एंड इवन चिल्ड्रन और इवन बच्चों को आप उसमें कर रहे हो, क्योंकि बहुत पतले से उसमें टनल होती है, वहाँ कोई बड़ा मोटा व्यक्ति तो नहीं जा सकता, तो उसमें आप बच्चों को एम्प्लॉय कर देते हो वहाँ पर। टू बरो इन टू द ग्राउंड
और बरो करने के लिए ग्राउंड में स्कूप आउट द अंडरग्राउंड कोल, नीचे से कोल को कोयले को निकालने के लिए आप वहाँ पर एम्प्लॉय करते हो बच्चों को या फिर पतले पतले व्यक्तियों को। तो ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ्स दैट दे प्लम, द odds आर हाई दैट देयर pickaxes will often unleash a torrent of water from the hidden aquifer that can suddenly inundate the excavated tunnel। देखो जो डेप्थ है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो प्लम कर रहे हैं आप उसमें से निकाल रहे हो, माप रहे हो चीज़ों को, है ना। तो उसके बाद क्या है कि भाई odds आर हाई, मतलब संभावना ये है ज़्यादातर कि जो उनकी पिक एक्सेस है ना, जो उनकी कुल्हाड़ी वगैरह जिस चीज़ से वो खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, वो अगर किसी ऐसी जगह लग जाए जहाँ पर हिडन एक्विफायर है, वहाँ पर कोई पानी की ऐसा स्रोत है लगा हुआ उसके माइन के अंदर, अगर वहाँ पर वह लग जाए तो उससे क्या हो जाएगा, अचानक से अनलीश हो जाएगी टोरेंट, एक धार एकदम से निकल जाएगी और जिससे क्या हो जाएगा, इनंडेट मतलब फ्लड आ जाएगी उस टनल के अंदर जहाँ पर लोग माइनिंग कर रहे हैं। एज इट इज़ सस्पेक्टेड टू हैव हैपन्ड एट डिमा हसाओ, और डिमा हसाओ में वही हुआ है, सस्पेक्टेडली वही वहाँ पर हुआ है कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह पर उनकी कुल्हाड़ी वगैरह लग गई होगी जहाँ से पानी आ गया अचानक से और वहाँ पर उसको इनंडेट कर दिया, उसको फ्लड हो गया उसके टनल के अंदर। बिकॉज सच एक्सीडेंट्स हैव रिकर्ड ओवर द डिकेड्स along with the attendant health and environment hazards, this mode of mining was banned by the NGT National Green Tribunal in 2014। देखो ये ऐसे तरह के एक्सीडेंट ना रिकर होते रहते हैं, डिकेड से, दशकों से चल रहे हैं, लगातार होते रहते हैं। विद द अटेंडेंट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हैजार्ड, देखो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं ये, एनजीटी ने मना किया है कि इस टाइप की जो माइनिंग है इसको बैन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते हैं। द यूज ऑफ प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वेज एंड एप्रोप्रिएट मशीनरी वुड हैव मेड द माइन इकोनॉमिकली अनवायबल। जो यूज़ है ना प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे का, आप प्रॉपर सर्वे कर लीजिए और उसके बाद आप एप्रोप्रिएट मशीनरी का यूज़ कर लीजिए माइनिंग के दौरान, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएंगी चीज़ें, इम्प्रैक्टिकल दिखने लगेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली महंगी चीज़ें हैं, लेकिन उसको फिर ये यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो सस्ते से सस्ता काम करने की कोशिश करते हैं माइनिंग में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं। द असम चीफ मिनिस्टर हैज़ स्टेटेड दैट द माइन अपीयर टू बी प्राइमा फेसाई इलीगल। असम के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि भाई पहले तो ये वाली जो माइनिंग है ना, ये जो माइन हुई है जहाँ पर ये घटना हुई है, ये प्राइमा फेसाई पहले तो ये दिखती है इलीगल एंड वन अबंडन बाय द स्टेट्स माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। और जो स्टेट का माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट है ना, इसने इसको छोड़ रखा है, अबेंडन कर रखा है, त्याग रखा है, ठीक है। ये हमारे उसमें नहीं है, हम इसको नहीं करते इस प्रैक्टिस को, इस वाली माइंस को। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये वाली बात कह दी। इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ये केस है भाई, तो ये तो बताओ, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दैट सच माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स विद सच ईज। अगर ऐसा है, अगर आपने इसको छोड़ रखा और ये इलीगल थी, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि भाई जो आपका जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। आप ऐसी माइंस को जो एक अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स के द्वारा चल रही हैं, आप उनको नहीं रोक पा रहे हो चीज़ों को। डिस्पाइट द बैन के बावजूद भी आपके यहाँ पर माइनिंग हो रही है, तो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पुअर है, उसको दर्शाती हैं ये चीज़ें। श्योरली दिस इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द अनरेगुलेटेड माइनिंग दैट एक्चुअली गोज ऑन। और ये हर हाल में क्या निकलेगा, ये एक ऐसा फ्रैक्शन निकलेगा कि ये अनरेगुलेटेड माइनिंग है, ये इलीगली चल रही हैं चीज़ें। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2019 had asked whether it was possible for such mining to continue without the connivance of officials। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो माइनिंग हो रही है, ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है, बिना कनाइवेंस के, बिना सहयोग के हो जाए ऑफिशियल्स के, क्या ये पॉसिबल है? When it was examining the rescue of 15 mines trapped in a rat hole mine in the East जैंतिया हिल्स इन दिसंबर 2018। सुप्रीम कोर्ट ने कब पूछा था? जब ये एक दूसरे केस में एक एग्जामिन कर रहे थे, रेस्क्यू ऑफ 15 माइंस ट्रैप, एक रैट होल हो गया था, यही वाली टेक्निक वहाँ पर भी यूज़ हो रही थी ईस्ट जैंतिया हिल्स में इन दिसंबर 18। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई ये जो इस टाइप की माइनिंग हो रही है, क्या ये ऑफिशियल्स की कनाइवेंस के बिना पॉसिबल हैं? ये मिली भगत से ही हो रही हैं। अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय ए मॉनिटरिंग कमिटी सेट अप बाय द एनजीटी observed that despite the ban, the demand for coal to power cement manufacturing and thermal power plants in the northeast had sustained
एंड सपोर्टेड रैट होल कोल माइनिंग। एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें क्या है, एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो एनजीटी ने बनाई थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। उसने क्या ऑब्जर्व करा है, उसमें क्या खुलासा हुआ है कि भाई डिस्पाइट द बैन के बावजूद भी जो डिमांड है ना कोल की, पावर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और थर्मल पावर प्लांट्स में इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये बराबर बनी हुई है। ये डिमांड करते हैं कि हमको कोयला चाहिए और उसी की वजह से इस टाइप की माइनिंग हो रही है, और सपोर्ट करते हैं ये रैट होल कोल माइनिंग को, क्योंकि ये सस्ती टेक्निक है, इसमें ज़्यादा मशीनरी नहीं लगती, ज़्यादा सर्वे नहीं करने पड़ते हैं, और इवन बच्चों को आप एम्प्लॉय कर देते हो बहुत सस्ते उस पर वेजेस पे। तो ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं भाई, ये रैट होल कोल माइनिंग टेक्निक से ये अपना काम चलाते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ when convenient, state authorities have sought out and even felicitated rat hole miners, some from Assam, as in 2023 when they were called in as a last resort after advanced machinery and the expertise of professional geologists and earth scientists had failed to rescue 41 construction workers trapped in the large overground Silkiara tunnel in Uttarkashi। देखो, स्टेट अथॉरिटीज़ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि जो वैन कन्वीनियंट, जब भी हमको कन्वीनियंट होता है, स्टेट अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, ये जो माइनर्स है ना, रैट होल माइनर्स, इनको हम टाइम टाइम पे क्या करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। जैसे कि असम से होते हैं ये, फ्रॉम असम। जैसे कि 2023 में हमने क्या करा था, हमने उनको सम्मानित करा था वैन देवर कोल्ड, जब उनको बुलाया गया था लास्ट रिजोर्ट में, मतलब लास्ट ऑप्शन के रूप में, जब एडवांस मशीनरी और एक्सपर्टाइज ऑफ प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट फेल हो गई थी, अर्थ साइंटिस्ट फेल हो गए थे, किस चीज़ में, रेस्क्यू करने में 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ट्रैप्ड इन ए लार्ज ओवरग्राउंड टनल। रिसेंटली क्या हुआ था उत्तरकाशी में, मैं बता देता हूँ, उत्तरकाशी में एक टनल में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर वो फंस गए थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बुलाए गए, काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीनरी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तब ये जो रैट होल माइनर्स है ना, तब इनको बुलाया गया और इनकी मदद से उन 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को निकाला गया। तो तब उनको सम्मानित किया गया कि भाई ठीक है, ये अच्छे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी स्किल्स काम आई हैं लोगों को बचाने में, तो टाइम टाइम पर इनको हम सम्मानित तो करते रहे हैं। द डीमा हसाओ ऑपरेशन 2, जो डीमा हसाओ ऑपरेशन है, लाइक अदर्स औरों की तरह, विल एंड द नेट सक्सेस और फेलियर्स ऑफ सेविंग दोज ट्रैप will induce a familiar amnesia that will be broken only by the next accident। और ये जो अभी रिसेंटली हुआ है ना, ये डीमा हसाओ ऑपरेशन, इसमें भी क्या होगा, और जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उन्हीं की तरह क्या होगा, इसमें या तो सक्सेस हो जाएगी या फेलियर, कुछ लोग या तो मर जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा भाई, हम ठीक है, अभी तो आज ये मुद्दा उठ रहा है, आज तो डिबेट चल रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइप की माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, एक फैमिलियर अमनेशिया आ जाएगा, हम फिर से भूल जाएंगे चीज़ों को। दैट विल ब्रोकन ओनली बाय द नेक्स्ट एक्सीडेंट। और जब अगला एक्सीडेंट होगा तब हमको फिर से याद आएगा कि भाई इस टाइप की टेक्निक, इस टाइप की माइनिंग नहीं होनी चाहिए। अनटिल डिसाइसिव एक्शन टू पंक्चर द इकोनॉमिक्स ऑफ रैट होल माइनिंग इज टेकन, इंडिया इज ओनली बरोइंग द वे टू अनदर ट्रेजेडी। अनटिल डिसाइसिव एक्शन, जब तक एक निर्णायक एक्शन नहीं लिया जाएगा टू पंक्चर द इकोनॉमिक्स ऑफ रैट होल माइनिंग, जब तक ये इस टाइप की रैट होल माइनिंग को पूरा तरीके से ख़त्म करने के लिए एक डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, तब तक भैया इंडिया केवल और केवल बरो कर रहा है, एक दूसरी ट्रेजेडी की तरफ हम खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस नहीं रोकी जाएगी तो इस तरीके के हादसे लगातार होते रहेंगे, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट MCQs। वाई वॉज रैट होल माइनिंग बैंड बाय द NGT इन 2014? 2014 में रैट माइनिंग को NGT ने क्यों बैन करा था? ये इकोनॉमिकली अनवायबल था, इट कोज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। हाँ यही है भाई, इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ और एनवायरमेंटल हजार्ड्स हुए हैं, उसी की यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट रिक्वायर एडवांस मशीनरी, नहीं। बैन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इट कोज हेल्थ एंड एनवायरमेंट हजार्ड, इसीलिए इसको बैन करा था। आगे, what did the Supreme Court of India question in 2019 regarding the rat hole mining? क्या क्वेश्चन पूछा था भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में? द नीड फॉर जियोलॉजिकल सर्वे के लिए थोड़ी बोला था। इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताए थे रैट होल माइनिंग के, नहीं।
सस्टेनेबिलिटी बताई थी कोल डिमांड की? नहीं। कनाइवेंस बताया था कि भाई ऑफिशियल्स की कनाइवेंस, उनकी मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि ये इलीगल माइनिंग हो रही हो। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है अबाउट इंडियाज अप्रोच टू माइनिंग डिजास्टर? माइनिंग डिजास्टर में हमारी इंडिया की जो अप्रोच है उसको क्या बताता है भाई ये एडिटोरियल? इंडिया हैज़ इफेक्टिवली टैकल करते तो ये लोग मरते थोड़ी ना। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड डिसाइसिव एक्शन टू एंड, कौन सा डिसाइसिव एक्शन ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है। माइनिंग रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, माइनिंग रेगुलेशंस लगाए हैं क्या? नहीं। आज से क्यों हो रहे हैं फिर? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफन फॉरगेट्स डिजास्टर अंटिल द नेक्स्ट वन कम्स, ये बिल्कुल सही है। जब तक अगला हादसा नहीं आता है तब तक के लिए हम भूल जाते हैं, अगला हादसा आएगा तब हमको याद आएगा कि हाँ हाँ ये होना चाहिए, ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए और इस टाइप की प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर से भूल जाते हैं और अगले हादसे पर हमको फिर से याद आता है, फिर से डिबेट शुरू हो जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस। पैसिव फॉर्म बनानी है। द माइनर्स डग द टनल, माइनर्स ने क्या करा है? डग करा है, खोदा है टनल को। देखो द टनल सभी में है। अब देखते हैं डग, डग है डिग की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट में है हमारा सेंटेंस, तो सिंपल पास्ट को बनाते हैं वॉज और थर्ड फॉर्म से। इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अब देखो टनल सिंगुलर है तो वर तो आएगा नहीं, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अकेला बचता है ये। द टनल वॉज डग, थर्ड फॉर्म आ गई बाय द माइनर्स। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। द टनल वॉज फ्लडेड डैश वाटर फ्रॉम एन एक्विफर, टनल किस चीज़ से फ्लड हो गया था? देखो फ्लड के साथ में ना फ्लड विद समथिंग होता है, तो फ्लड के साथ में विद आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लड बाय वाटर नहीं होगा, इन नहीं होगा, टू नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बताना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब का, बहुत हल्का है, अभी समझ में आ जाएगा। द गवर्नमेंट नीड टू एनफोर्स माइनिंग रेगुलेशंस। देखो पहले तो हमको ये देखना होता है जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है। गवर्नमेंट एक सिंगुलर है, ठीक है, गवर्नमेंट होता है सिंगुलर। द गवर्नमेंट नीड, अब देखो इसकी ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे वर्ब। दो ही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखो सिंगुलर है तो नीडिंग, देखो नीडिंग आता है या तो उसके साथ में इज एम आर वॉज वर्ब आएगा, विल बी शैल बी आएगा, या फिर बीन के साथ में आईएनजी आता है। तो यहाँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा अपने आप। वर नीडिंग, तो वर नीडिंग गवर्नमेंट है तो वर क्यों आएगा? या तो वॉज आना चाहिए था, तो यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। अब बचते हैं दो, नीड्स या फिर नीड, दो बचते हैं। गवर्नमेंट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंपल प्रेजेंट में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो नीड भी गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू एनफोर्स माइनिंग रेगुलेशंस। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस। जो हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स करे हैं उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे और यहीं इसी क्लास के एंड तक हमको ये सारे वर्ड्स यहीं पर याद हो जाएंगे। बरो का मतलब पूछ रहा है कि बरो का क्या मतलब होता है? बरो का मतलब होता है खुदाई या फिर एक टनल। हवा में उड़ने को बोलते हैं? नहीं। स्विम करते हैं पानी के अंदर स्विम करने को बोलते हैं बरो? नहीं। पेड़ पर चढ़ने को बोलते हैं? नहीं। बरो का मतलब होता है टू डिग अ होल, एक होल करना या फिर एक टनल बनाना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे रिवाइव का मतलब पूछता है, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जागरण किसी चीज़ का, पुनर्जीवित हो जाना कोई चीज़। टू मेक समवन लव, किसी को हंसाने को बोलते हैं? नहीं। किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, ये तो उल्टा हो गया इसका। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित, रिस्टोर करना किसी चीज़ को। टू फॉरगेट, भूल जाना? नहीं। बी ऑप्शन देखिए, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और स्ट्रेंथ, किसी को वापस लाइफ में लाना या फिर वापस उसको स्ट्रेंथ में लाना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हैजार्ड, हैजार्ड होता है खतरा, तो एक ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत ही सुंदर सीन साइट है, नज़ारा है, उसको बोलते हैं? नहीं। हेल्पिंग टूल होता है क्या हैजार्ड? नहीं भाई। एक हैप्पी मोमेंट होता है? नहीं। हैजार्ड होता है एक डेंजर या फिर एक रिस्क, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ओल्ड फैशन, कोई चीज़ बहुत ओल्ड फैशन है, मतलब पहले फैशन में थी आज फैशन में नहीं है, मतलब आउटडेटेड है। तो मॉडर्न को बोल दोगे? मॉडर्न तो बिल्कुल लेटेस्ट होता है। स्टाइलिश होगी कोई चीज़, स्टाइलिश है तो वो तो आज चल रही होगी? नहीं। एक्सपेंसिव, महंगा है, महंगी चीज़ें वैसे तो स्टाइलिश ही होती हैं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है। तो ओल्ड फैशन क्या हो गया? एंटिक्वेटेड है, पुराना है, आउटडेटेड है काफ़ी ज़्यादा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूप, स्कूप का मतलब क्या होता है भाई? निकालना किसी चीज़ को या उठाना, ठीक है। ड्रॉप कर देना, छोड़ना? नहीं। थ्रो, फेंकना? नहीं। निकालना या लेना है। हाइड करना, छुपाना? नहीं। ए ऑप्शन देखिए, टू पिक अप और लिफ्ट समथिंग, किसी चीज़ को पिकअप कर लेना, उठा लेना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लम्ब का मतलब क्या है? मेजर करते हैं। प्लम्ब का मतलब, प्लम्बर क्या काम करता है? आने के बाद पहले मेजर ही तो करता है चीज़ों को, कट कर देना किसी चीज़ को? नहीं।
बिल्ड करना, बिल्डिंग थोड़ी ना बनाता है वो। टू पेंट समथिंग, पेंट वो तो पेंटर करता है। टू मेजर द डेप्थ, डेप्थ को नापता है प्लम्बर। तो प्लम्ब करना मतलब मेजर करना डेप्थ को। व्हाट डज अनलीश मीन, लीश का मतलब होता है पट्टा। जब हम कुत्ते को लीश करते हैं तो बांध देते हैं, अनलीश करते हैं तो उसको खोल देते हैं या फिर उसको खुला छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। टू टाई समथिंग टाइटली, वो तो लीश का मतलब होता है। टू हाइड समथिंग अवे, कुछ छुपाना नहीं। टू स्टॉप समथिंग सडनली, किसी चीज़ को अचानक से रोक देना नहीं। बी ऑप्शन देखिए। टू रिलीज और सेट फ्री, किसी चीज़ को रिलीज कर देना या फ्री कर देना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा बी। टोरेंट, टोरेंट होता है एक धारा, है ना, एक तेज धारा को उसको बोलते हैं। स्लो मूविंग स्ट्रीम नहीं है, तेज है। अ ड्राई रिवर बेड, ये भी नहीं है। स्मॉल पडल, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिए। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग स्ट्रीम है, धारा है, उसको बोलते हैं टोरेंट, बी। आगे इनंडेट का मतलब पूछा है। इनंडेट क्या होता है? देखो इनंडेट का मतलब होता है भर जाना, फ्लड हो जाना, है ना। तो क्लीन अप कंप्लीटली, किसी चीज़ को साफ कर देना पूरी तरीके से, नहीं। बिल्ड करना, वॉल बनाना, नहीं। एक होल खोदना, नहीं। एक्सकेवेट होता है वो तो। टू फ्लड और ओवरवेल्म, किसी चीज़ को फ्लड हो जाना, भर जाना बुरी तरीके से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सकेवेट, एक्सकेवेट होता है खोदना, खुदाई को बोलते हैं एक्सकेवेट। बरी करना, ये तो इसका उल्टा हो गया, बरी करना। टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ना, नहीं। रिपेयर करना कुछ, नहीं। बी ऑप्शन देखिए। टू डिग अप और अनकवर समथिंग, किसी चीज़ को डिग अप करना, खुदाई करना, यही इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। अनकवर करना किसी चीज़ को। अनवायबल, देखो वायबल होता है प्रैक्टिकल, जो करा जा सकता है। अनवायबल जो पॉसिबल नहीं है करना, प्रैक्टिकल नहीं है। कैपेबल ऑफ सक्सेस, ये तो वायबल होता है। ईजी टू अचीव, इजीली, वो भी वायबल होता है। फन टू डू, फन आ रहा है इसमें, नहीं। नॉट कैपेबल ऑफ सक्सेस, जिसको करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वह अनवायबल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एबेंडेंट का मतलब पूछा है भाई, एबेंडेंट क्या होता है? एबेंडेंट होता है छोड़ देना किसी चीज़ को। फुल्ली ऑक्यूपाइड, ये तो इसका उल्टा हो गया, फुल्ली ऑक्यूपाइड कर लिया हमने, छोड़ा थोड़ी है, इसको तो ले लिया, गलत हो गया। केयरफुली मेंटेन नहीं होता है, मेंटेन कर रहे हैं तो फिर एबेंडेंट, तो एबेंडेंट चीज़ों को तो हम मेंटेन ही नहीं करते। कोई गाड़ी है, एबेंडेंट कार्स होती हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी BMW मर्सिडीज कार खड़ी रहती हैं, लेकिन वो एबेंडेंट है, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनको कोई मेंटेन नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिसेंटली बिल्ड, अभी जो बनाया, नहीं भाई। लेफ्ट बिहाइंड और डेजर्टेड, छोड़ दिया गया, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अनस्क्रूपुलस, ये होता है बेईमान। अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट और फेयर तो नहीं है, इसका उल्टा हो गया। हार्ड वर्किंग भी नहीं है, काइंड और जनरस भी नहीं है। विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई भ्रष्ट है कोई, उसको बोलते हैं अनस्क्रूपुलस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत, किसी की सहमति है किसी चीज़ में। सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्ग डूइंग, यही होगा आंसर इसका। ओपोजिशन, ओपन अपोजिशन टू इनजस्टिस, नहीं, ये नहीं है। ऑनेस्ट तो है नहीं, और केयरफुल प्लानिंग भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट है किसी रॉन्ग डूइंग में, किसी गलत कार्य में, उसको बोलते हैं कनाइवेंस, मिलीभगत। फेलिसिटेट करना, देखो फेलिसिटेट का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। क्रिटिसाइज करना तो नहीं है, इग्नोर करना भी नहीं है, और पनिश करना भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिए। टू ऑनर और कॉन्ग्रेचुलेट समवन, किसी को ऑनर करना या कॉन्ग्रेचुलेट करना, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज होती है स्किल, आपकी किसी चीज़ पर महारत हासिल है, आपकी किसी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज, स्किल। जनरल नॉलेज तो नहीं है, जनरल नॉलेज से थोड़ी ना एक्सपर्टाइज होती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर किस बात की एक्सपर्टाइज है, किस बात की स्किल्स हैं आपके अंदर। कैजुअल इंटरेस्ट तो नहीं होता, बी ऑप्शन देखिए। स्पेशलाइज्ड स्किल है किसी नॉलेज की, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमनेसिया, अमनेसिया होती है आपकी मेमोरी लॉस की बीमारी, ठीक है, आपको मेमोरी लॉस हो गई है पार्शियली या टोटल, उसको बोलते हैं एमनेसिया। याददाश्त चली जाना, उसको बोलते हैं। कंडीशन ऑफ एनहांस्ड मेमोरी, एनहांस्ड मेमोरी तो नहीं है। डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स, लंग्स की तो बीमारी की कोई मतलब ही नहीं है। एक स्टेट है कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन है, ये होता है उसमें, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो मेमोरी चली जाएगी तो कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन तो रहेगा, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने ये सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली है, और देखा आपने इस प्रैक्टिस से आपको इसी क्लास के एंड तक सारे वर्ड्स, टोटल जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के बाद याद हो गए हैं, आपकी परमानेंट मेमोरी में चले गए हैं। आगे आपको कहीं भी इन फ्यूचर ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो आपको पता होगा इनका क्या मीनिंग होता है। ऑलराइट, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।